एवरीवन, कैसे हैं आप सभी बच्चे। तो आज के इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को FYUP सेमेस्टर थर्ड AEC हिंदी के पेपर में जो सवाल पेपर में पूछा जाएगा मैं आपको आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं। अगर आप इन सारे सवालों को कर लेते हैं तो आपका 50 नंबर का पेपर होता है AEC हिंदी का। तो 50 में आप लोग 45 नंबर पूरा लिखा है। बोले भैया 5 नंबर क्यों छोड़ दिया? 5 नंबर देखिए MCQ के रूप में आता है और MCQ पढ़ने के लिए आपको पूरा सिलेबस समझना पड़ेगा, कवर करना पड़ेगा, तो ही आप लोग इस 5 नंबर बना पाइएगा। इसलिए अगर आपको पूरा 50 नंबर चाहिए तो आप हमारे प्ले सेक्शन पे जाइए जहां वीडियोस बना हुआ है, पूरा सिलेबस कंप्लीट किया हुआ। अगर आप उन वीडियोस को भी देख लेते हैं तो 50 नंबर कंफर्म समझ लीजिएगा। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से अब मैं आपको जो सवाल बता रहा हूँ उससे 45 नंबर आपका कंफर्म हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें। पहला सवाल वर्तमान परिप्रेक्ष्य में पूछा जा रहा है कि वर्तमान में जो हमारी हिंदी भाषा है इसकी स्थिति पर आपको क्या करना है, प्रकाश डालना है, इसके बारे में बताना है। तो वर्तमान में अगर हम अपने हिंदी भाषा की स्थिति के बारे में परिचय दें, सबसे पहले यहाँ बताया गया कि हिंदी जो भाषा है वो हमारे भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे व्यापक मतलब सबसे प्रचलित रूप से बोली जाने वाली जो भाषा है वो है हिंदी है। यह भारत की राजभाषा है और विश्व की तीसरी सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा, मतलब विश्व में यानी वर्ल्ड में थर्ड लार्जेस्ट सबसे ज्यादा बोला जाने वाला जो लैंग्वेज होता है वो है हिंदी हमारा। हिंदी भाषा ने अपने ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और सामाजिक महत्व को हमेशा बनाए रखा है, लेकिन वर्तमान में इसे कई चुनौतियों का सामना और अवसरों का सामना करना पड़ रहा है। अब कौन कौन से चुनौतियां और अवसरों का सामना करना पड़ रहा है जाइए जानते हैं। पहला, हिंदी भाषा की वर्तमान स्थिति पर जो सकारात्मक पक्ष है यहाँ पर उसके तहत बताया गया यहाँ पर कि विश्व स्तर जो है हमारे पास उस पर क्या हो रहा है, हिंदी का प्रसार हो रहा है। तीसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा जो हिंदी है, आज हिंदी को लगभग 60 करोड़ से ज्यादा लोग मातृभाषा के रूप में इस्तेमाल करते हैं, ये यूज करते हैं। अब 25 करोड़ लोग जो होते हैं हमारे पास वो सेकेंडरी भाषा मतलब द्वितीय लैंग्वेज के रूप में इसका क्या करते हैं, यूज करते हैं। ये सबसे पहला जो डेटा यहाँ दिया हुआ है। अब इसकी वैश्विक पहचान की ओर बात करें तो जो संयुक्त राष्ट्र और अन्य जितने भी अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर हिंदी की स्वीकृति लगातार बढ़ती चली जा रही है, बताया हुआ है। जैसे यहाँ विश्व हिंदी दिवस हर साल हम लोग क्या करते हैं 10 जनवरी को यहाँ पर मनाते हैं। जितने भी विदेशी विश्वविद्यालयों में हिंदी अध्ययन, अमेरिका जैसे ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और अन्य देशों में हिंदी भाषा के अध्ययन के लिए यहाँ पर विशेष पाठ्यक्रम यहाँ पर रखा गया है। ठीक है, अगला यहाँ पर है शिक्षा और साहित्य में हिंदी का योगदान। जैसे यहाँ बताया जा रहा है कि भारत में अधिकांश जो राज्य हमारे पास वो हिंदी शिक्षा का माध्यम होते हैं। ठीक है, हिंदी साहित्य आज भी हमारी जो प्रासंगिक और जो समृद्ध जीवन है उसके बारे में बताता है। प्रेमचंद, महादेवी वर्मा, हरिवंश राय जैसे ना जाने कितने ही साहित्यकारों की कृति आज भी यहाँ पढ़ी जाती है और सराही जाती है। अब हिंदी भाषा में हर साल लगभग हजारों पुस्तकें जुड़ती है और पत्रिका यहाँ प्रकाशित होती रहती है, लेकिन यहाँ मीडिया और मनोरंजन में हिंदी का वर्चस्व रहता है। जैसे यहाँ बताया जा रहा है कि सिनेमा में जैसे हिंदी फिल्म उद्योग जिसे हम बॉलीवुड भी कहते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा यहाँ पर फिल्म उद्योग है। यहाँ इसकी फिल्में ना केवल भारत में बल्कि विश्व में देखी जाती है, मतलब विदेशों में देखा जाता है। टीवी और रेडियो के रूप में बात करें तो हिंदी चैनल और जो भी कार्यक्रम है, कार्यक्रम का देश का हर कोना में इसका प्रभाव होता है। अगर हम डिजिटल प्लेटफॉर्म बात करें तो यूट्यूब है, चाहे OTT प्लेटफॉर्म हो गया, एवं पॉडकास्ट में हिंदी सामग्री का उपयोग यहाँ तेजी से लगातार बढ़ते चला जा रहा है। अगला पॉइंट बताया हुआ यहाँ पर डिजिटल युग में हिंदी के रूप में बात करें तो सोशल मीडिया पर हिंदी जैसे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म पर हिंदी भाषा में सामग्री का व्यापक उपयोग हो रहा है, यहाँ पर बताया गया। ई कॉमर्स और जो हमारे पास हिंदी जैसे कंपनी हो गई अमेजॉन, फ्लिपकार्ट और अन्य जो कह सकते हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हो गया, वो भी हिंदी में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। गूगल और अन्य सर्च जो रिसर्च इंजन है बेसिकली जैसे हिंदी सर्च और कीवर्ड कहा जाता है, इसका लगातार उपयोग बढ़ता चल रहा है। सरकार का देखिए क्या पास है कि संविधान में जो हमारा मान्यता दिया गया हिंदी को भारतीय जो संविधान है उसकी राजभाषा अनुच्छेद 343 के तहत यहाँ मान्यता मिली हुई है। प्रोत्साहन कार्यक्रम के रूप में सरकार ने क्या किया है कि सरकार ने हिंदी प्रचार प्रसार के लिए कई योजना बनाई है, जैसे हिंदी पखवाड़ा हो गया और भाषा सम्मेलन जैसे अनेक यहाँ पर जो सम्मेलन चलते हैं वो यहाँ पर होते हैं। फिर आधिकारिक कार्य के रूप में अगर देखिए जितना भी ऑफिशियल वर्क होता है उसमें सरकारी कार्य में हिंदी का प्राथमिकता यहाँ सबसे पहले दिया जाता है। अब ये तो इसके कह सकते हैं पॉजिटिव चीज हमने यहाँ बताया। अब यहाँ पर इसके कुछ वर्तमान जो चुनौतियां हैं उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। अब यहाँ हिंदी भाषा के समान जो वर्तमान चुनौतियां हैं जैसे अंग्रेजी का वर्चस्व, ठीक है, यहाँ पर लगातार शिक्षा में, व्यापार में और जो तकनीकी क्षेत्र हो गए उनमें सबसे पहले प्राथमिकता मिलने से हिंदी का अभाव कुछ हद तक सीमित हो चुका है। ग्रामीण और शहरी में विभाजन हो रहा है इसके आधार पर, जैसे शहरी क्षेत्र में अंग्रेजी लगातार बढ़ती जा रहा है, वहीं पर हिंदी के उपयोग को ये कम करता चला जा रहा है। क्षेत्रीय भाषाओं के साथ इससे स्पर्धा भी मिल रही है, मतलब कॉम्पिटिशन हो रहा है। जैसे भारत में 22 मान्यता प्राप्त यहाँ भाषाएं हैं और सैकड़ों बोली जाती है। कई राज्यों में स्थानीय भाषाओं को हिंदी से अधिक यहाँ प्राथमिकता दी जाती है।
दक्षिण भारत के कुछ राज्यों में हिंदी के प्रति तो आप वर्तमान अभी परिप्रेक्ष्य में देखे जाए तो विरोध भी देखा जा रहा है। अब यहाँ पर तकनीकी बताया हुआ है। तकनीकी देखिए क्या क्या बात है, जैसे तकनीकी क्षेत्र में हिंदी का उपयोग अभी भी अंग्रेजी के मुकाबले सीमित हो चुका है। जैसे सॉफ्टवेयर हो गया, एप्लीकेशन में हिंदी का पूर्ण समर्थन अभी तक इसे नहीं मिला है। अगर हम बात करें भाषा के प्रति इसकी उदासीनता क्या है, जैसे हिंदी बोलने वाले समुदाय में इसका उपयोग और प्रचार प्रसार के प्रति जागरूकता और प्रयासों की यहाँ कमी देखी जाती है कि लोग इसका प्रचार प्रसार यहाँ पर नहीं करते हैं। ठीक है, वहीं बात करें नई पीढ़ी में अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा और अंग्रेजों के प्रति झुकाव लगातार बढ़ते चला जा रहा है। अब इसमें देखिए क्या क्या हिंदी भाषा की संभावनाएं और क्या क्या अवसर। जैसे डिजिटल युग में हिंदी का भविष्य देखा जाए तो डिजिटल माध्यम में हिंदी सामग्री की मांग तेजी से बढ़ रही है। जैसे हिंदी ब्लॉग हो गया, यूट्यूब चैनल हो गया, ई कॉमर्स में हिंदी उपयोगकर्ता की संख्या में भारी यहाँ वृद्धि देखी गई है। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शॉर्ट में एआई कहते हैं और मशीन लर्निंग में हिंदी के लिए अनुकूल सॉफ्टवेयर डिजाइन किया गया और उपकरण जो है यहाँ पर विकसित किए जा रहे हैं। दूसरा पॉइंट बताया हुआ है कि शिक्षा और शोध में यहाँ पर हिंदी रखा गया है। जैसे हिंदी माध्यम से शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। हिंदी को उच्च शिक्षा एवं शोध है उसका यहाँ पर माध्यम बनाने का यहाँ पर प्रयास भी किया जा रहा है। अगला पॉइंट है यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय पहचान। तो इसके अंतर्राष्ट्रीय पहचान की बात करें तो हिंदी को संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषाओं में शामिल करने के प्रयास हो रहे हैं। विदेशों में जो हमारे भारतीय लोग बसे हुए उनके द्वारा हिंदी साहित्य और संगीत का लगातार प्रचार प्रसार चल रहा है। वहीं पर हिंदी का जो साहित्यिक और जो सांस्कृतिक प्रभाव है, हिंदी में जितने प्रकाशित होने साहित्य की गुणवत्ता में सुधार और यहाँ नवाचार हो रहा है। हिंदी साहित्य की क्लासिक और आधुनिक लेखकों की रचनाओं का अनुवाद जो है अन्य भाषाओं में यहाँ किया जा रहा है। अगर हम भविष्य की दिशा की बात करें तो हिंदी को तकनीकी रूप में सशक्त बनाया जा रहा है, जिसमें सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन में हिंदी का समावेश बढ़ाना होता सकता है। फिर हिंदी में ऑनलाइन शिक्षण और सामग्री निर्माण को यहाँ बढ़ावा देना है। शिक्षा में अगर हिंदी की भूमिका की बात करें तो प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर हिंदी को अनिवार्य बनाना होगा और उच्च शिक्षा और तकनीकी जो भी पाठ्यक्रम उनमें हिंदी का प्रयोग होना पड़ेगा। फिर अगला क्वेश्चन पॉइंट है हमारे पास, वो है जन जागृति। हिंदी भाषा के प्रति लोगों का जो सम्मान और प्रेम को बढ़ाने के लिए हमें जागरूकता अभियान चलाना चाहिए। अगला यहाँ पॉइंट बताया हुआ है कि युवाओं को हिंदी साहित्य, सिनेमा और कला में जोड़ने के लिए प्रयास हो सकता है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर क्या करना चाहिए, हिंदी का हमें प्रचार करना चाहिए। जैसे हिंदी को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अधिकता प्रमुख बनाने के लिए जो भी सरकार और निजी संस्थानों का यहाँ पर सहयोग होना चाहिए। हिंदी भाषा जो है वर्तमान में एक और हमारे वैश्विक पहचान बन रही है, लेकिन उसके सामने कई बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। जैसे तकनीकी विकास, डिजिटल और सरकारी प्रयासों ने हिंदी को प्रासंगिक बनाए रखा है। इसके साथ ही भाषा के प्रति जागरूकता और हिंदी के प्रति जो प्रेम बढ़ रहा है और अधिक इसे सशक्त बनाया जा रहा है। हिंदी न केवल भाषा रही बल्कि ये हमारी भारतीय संस्कृति, परंपरा और पहचान का प्रतीक है और इसके सर्वोच्चन जो इसके संरक्षण और प्रचार प्रसार के लिए हमें भारतीयों का योगदान आवश्यक है, ये बताया गया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको कंप्लीट हुआ हमारा। उसमें पूछा गया है कि हिंदी भाषा के विकास में जो विभिन्न बोलियां होती हैं उनका क्या योगदान रहता है, इसकी आपको व्याख्या करनी है। ये सवाल भी 15 नंबर का पेपर में आता है। तो आइए जानते हैं इस सवाल का उत्तर। तो हमारे हिंदी भाषा के विकास में विभिन्न प्रकार की बोलियों का योगदान रहा है। ठीक है, हिंदी भाषा का विकास केवल विभिन्न बोलियों के आपसी जो समायोजन होता है और उनके योगदान के माध्यम से ही हो पाया इसका विकास। तो हिंदी का आधार जो हमारा वो हमारी भारतीय आर्य भाषा परिवार में पाया जाता है, जिसमें अपभ्रंश और जो प्राचीन हमारी बोलियां बोली जाती है, जैसे सोरसनी हो गया, मगधी हो गया, अर्धमागधी हो गया, ये सभी भाषाएं, ये सभी बोलियां इनमें शामिल थे। इनसे विकसित हुई अनेक बोलियां जो आज हम देख रहे हैं हिंदी के समृद्ध रूप की रचना में क्या होती है, सहायक बनी है। अब जैसे हम बात करें हिंदी भाषा और बोलियों के संबंध के बारे में बात करें तो भाषा और बोली का भेद अगर बताना चाहिए तो भाषा एक व्यापक रूप होता है, एक व्यापक कह सकते हैं कि मानक रूप है जिसका उपयोग हम संचार के व्यापक रूप में और लेखन के लिए इस्तेमाल करते हैं। वहीं पर जो बोली होती है उसका हम लोग किसी भी क्षेत्र में या स्थानीय रूप से जो विशिष्ट मान ली कोई स्पेसिफिक भौगोलिक क्षेत्र है उसकी संस्कृति या समुदाय में ये क्या होता है, प्रचलित होता है। अगर हम बात करें हिंदी और उसकी बोलियों के बारे में तो हिंदी में देखिए आने वाली कुछ प्रमुख बोलियां उनके बारे में बताया गया है। जैसे एक ब्रज भाषा आपने सुना होगा, अवधी है, बुंदेली है, कन्नौजी है, भोजपुरी है, मालवी है, राजस्थानी है, हरियाणवी है, मारवाड़ी और भी कई प्रकार की। ठीक है, यहाँ हमने आपके लिए कुछ लिखा है। ये बोलियां क्या करती है, बेसिकली हिंदी की विविधता और समृद्धि को बढ़ाती है। विभिन्न बोलियों का हिंदी जो भाषा के विकास में हमेशा योगदान रहा है। जैसे अगर बात करें ब्रज भाषा में तो इसका भौगोलिक क्षेत्र में था, ये कहाँ बोली जाती है, मथुरा में, आगरा में और ब्रज वाले क्षेत्रों में बोली जाती है, यानी श्री कृष्ण के जुड़े हुए क्षेत्रों में बोली जाती है बेसिकली।
तो साहित्यिक योगदान बोला जाए तो जैसे हमारा भक्ति आंदोलन था, भक्ति आंदोलन के दौरान ब्रज भाषा का अद्वितीय योगदान रहा यहाँ पर। जैसे सूरदास, मीराबाई, हरिदास जैसे अनेक कवियों ने ब्रज भाषा में अपनी रचनाएं लिखी है। कृष्ण भक्ति और जो रासलीला है का वर्णन जो है वो ब्रज भाषा में विशेष रूप से यहाँ पर किया गया था। अगर इसकी विशेषता के बारे में बात करें तो ये बहुत ही भावपूर्ण होती है और साथ ही लयात्मक भाषा इसमें इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो ये ब्रज भाषा का बताया गया कि इसका क्या कहाँ से बिलोंग करता है या फिर क्या इसमें रहता है, ये सब बताया गया। अगला जो कह सकते हैं बोली हमारे पास है वो अवधी। इसका भौगोलिक क्षेत्र की बात करें तो लखनऊ हो गया, कानपुर, फैजाबाद इन क्षेत्रों में बोली जाती है। इनका साहित्यिक योगदान बात करें जैसे तुलसीदास जी ने रामचरितमानस का लिखा, उसमें रामचरित जैसे कालजयी रचना जो है वो अवधी में लिखी थी यहाँ पर। वहीं पर मलिक मोहम्मद जायसी की जो कह सकते हैं पद्मावत है, ये अवधी की साहित्यिक पहचान इन्होंने दिलवाई। भक्ति और वीर गाथाओं को यहाँ पर सम्मान समृद्ध साहित्य मिला है। विशेषता क्या है, ये सरल होता है, भावनात्मक होता है और प्रभावशाली ढंग से लोगों पास पहुंच पाता है ये हमारे पास। ठीक है, अगर हम तीसरे बोली की बात करें जिसमें बुंदेली की बात करें तो ये बुंदेलखंड मतलब मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में ये बोली जाने भाषा है। इसका साहित्यिक योगदान बात करें तो बुंदेली में आला उदल की जो गाथाएं हैं और वीर रस के जो काव्य है ये इसमें प्रसिद्ध है। इस बोली ने बेसिकली जो हमारे लोकगीत हैं और जो हमारी लोक कथा उनको बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान इसमें दिया है। जैसे हम लोग इतने भी वीर काव्य पढ़ते हैं और लोक संस्कृति है वो इस चीज का प्रतीक होता है हमारे पास, तो ये इसकी विशेषता रहती है। अगला है भोजपुरी, यानी ये बोला जाता है बेसिकली उत्तर प्रदेश और जो बिहार के कुछ क्षेत्रों में। ठीक है, साहित्यिक योगदान के बारे में बात करें तो भोजपुरी में जो लोकगीत हो गए, विशेष रूप से जब विवाह होता है और पर्व के जो गीत होते हैं ये हमारे हिंदी संस्कृति को क्या करते हैं, समृद्ध बनाते हैं। भोजपुरी साहित्य में सामाजिक और राजनीतिक चेतना को हमेशा स्थान मिला है। यह इसका सबसे इजी बात, इसका विशेषता ये सरल होता है, सहज होता है और ये हमारी जो लोक संस्कृति हो गया उसका ये प्रतिनिधि करता है हमारे पास। ठीक है, अगला बात करते हैं जो राजस्थानी या फिर जो मारवाड़ी बोली हो गया, भौगोलिक क्षेत्र राजस्थान हो जाएगा। साहित्यिक की बात करें तो इसके जो राजनीतिक लोक राजस्थानी जो लोकगीत हो गए, दोहे हो गए और जो कहावतें हैं ये हमारे हिंदी साहित्य को क्या करती है, समृद्ध करती है। वहीं पर जैसे आपने नाम सुना होगा पृथ्वीराज चौहान जी का, तो पृथ्वीराज रासो जो है जैसे ग्रंथों ने क्या किया, वीर रस के काव्य को हमेशा प्रेरित किया है। इसकी विशेषता की बात करें तो ये रंगीन होता है, लयात्मक होता है और सांस्कृतिक अभिव्यक्ति को ये प्रदर्शित करता है, ये बताया गया है। अगला है हमारे पास हरियाणवी, यानी हरियाणा और बेसिकली जो दिल्ली का क्षेत्र कुछ कुछ हो गया उसमें ये बोले जाने वाले भाषा बोली है हमारे पास। साहित्यिक योगदान बात करें तो हरियाणवी जो है लोकगीत और नृत्य जो है हिंदी भाषा और संस्कृति में विशेष स्थान रखता है। इस बोली का उपयोग जो ग्रामीण जीवन की जो वास्तविकता है उसको चित्रित करने के लिए, मतलब जो लोकल लेवल पे जो लोग होते हैं उनकी वास्तविकता रियलिटी दिखाने के लिए इस्तेमाल होता है। इसकी विशेषता ये होता है यह हास्य और क्या होता है, व्यंग्यपूर्ण शैली होता है बेसिकली। अगर हम बात करें मालवी की तो मध्य प्रदेश का जो मालवा वाला क्षेत्र हो गया वहां बोला जाता है। साहित्यिक योगदान की बात करें तो मालवी जो है लोकगीतों और कहावतों ने हिंदी साहित्य को सांस्कृतिक यहाँ पर गहराई प्रदान की है। यह जो बोली बेसिकली कृषि और ग्रामीण क्षेत्रों को प्रकट करने में सक्षम होता है। अब ये तो जितने प्रकार की बोलियां था हमने सबक बता दिया। अब हिंदी भाषा के विकास में जो बोलियों का ऐतिहासिक योगदान रहा, किससे कैसा ऐतिहासिक योगदान रहा, आइए जानते हैं। सबसे पहले बात करें मध्यकाल में, यानी जो मेडिवल हिस्ट्री है हमारे पास उसमें क्या इसका योगदान रहा, तो भक्ति आंदोलन के दौरान हिंदी और इसकी जो बोलियां है, इसकी जो साहित्यिक अभिव्यक्ति है वो लोगों के लिए मुख्य माध्यम बनी। लोग इसे रिप्रेजेंट करते थे अपने विचारों को। संत कवियों ने लोक भाषाओं में क्या किया, रचनाएं लिखकर हिंदी को क्या किया, बेसिकली जन जन तक पहुंचाने का कार्य किया। अगला इसमें बात करें तो आधुनिक युग में योगदान में बात करें तो बोलियों के जो साहित्य हो गए और जो लोक कथाएं हो गए हमारे, उसने हिंदी को क्या बनाया, समृद्ध यहाँ पर बनाया। जो हमारी क्षेत्रीय बोलियों के लोकगीत हो गए, नाटक हो गए और साहित्य ने हिंदी की व्यापकता बढ़ाई और इसे विविधता यहाँ प्रदान की। राष्ट्रीय एकता में योगदान, जैसे हम जानते हैं विभिन्न प्रकार की बोली बोली जाती है, तो हिंदी ने पूरे देश में संवाद और संपर्क के लिए क्या बनाया, भाषा बनाने में यहाँ मदद की। तो हिंदी की मानक भाषा में इन बोलियों के मुहावरे या शब्द जो लगे उनको समावेश किया और विभिन्न विविधता को यहाँ पर दर्शाने का प्रयास किया। अब देखिए वर्तमान में जो हमारी हिंदी है और बोली है उनके बीच का संबंध के बारे में बात करें तो बोलियों का हिंदी पर क्या प्रभाव पड़ा, ये पॉइंट नंबर 1 लिखिएगा। अब देखिए क्या, जैसे हम जानते हैं हिंदी के शब्द को मतलब डिक्शनरी में कई क्षेत्रीय बोलियों के शब्द शामिल किए जाते हैं। हिंदी की मानक भाषा में बोलियों की शैली होगा यहाँ पर हमारे पर शैली और अभिव्यक्तियों की झलक भी हमें देखने मिलती है कि हिंदी जो भाषा है उसमें हमारी बोलियों की शैली रखती है और अभिव्यक्ति देखने को मिलता है। अब ये तो एक अंतर भी पढ़ना है, जैसे हिंदी का मानकीकरण जो होता है हमारे पास वो हो चुका है, मतलब स्टैंडर्ड हो चुका है, लेकिन बोलियां जो है अधिकतर रूप से अभी भी ठीक है अनौपचारिक अनऑफिशियल रूप से इसका इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि बोलियां जो है हिंदी के लिए बेसिकली आधारभूत तत्व, मतलब हिंदी बोलना है तो आपको
बोलियां जानना पड़ेगा, बिना आप इसका कार्य नहीं कर सकते। अगर हम बात करें डिजिटल प्लेटफॉर्म में बोलियों का क्या इस्तेमाल है, तो जैसे आप देखते हैं चाहे कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो, चाहे यूट्यूब, ब्लॉग या सोशल मीडिया पर जा रहे हैं, तो वहां पर क्षेत्रीय बोली मतलब उस क्षेत्र की जो बोली होती है उसमें रचनात्मक को बढ़ावा मिल रहा है। लेकिन अब इसकी देखिए चुनौतियां क्या है और इसका समाधान क्या हो सकता है। तो चुनौतियों में बात करें तो बोलियों के उपयोग में लगातार कमी और लुप्त होने की खतरा ज्यादा रहता है। जैसे जैसे शहरीकरण और अंग्रेजीपन का प्रभाव बढ़ते जा रहा है तो बोलियों का जो स्थान है वो घटता चला जा रहा है। तीसरा पॉइंट यहाँ पर नहीं बताया गया, यहाँ समाधान लिख सकते हैं। हमें बोलियों का क्या करना चाहिए, संरक्षण करना चाहिए, जिसमें हमारे लोकगीत, साहित्य और जो सांस्कृतिक जो कार्यक्रम होंगे उनके माध्यम से हमें अपने बोलियों को जीवित रखा जा सकता है। जो शिक्षा होती है हमारे पास, उस शिक्षा में बेसिकली जो क्षेत्र की बोलियां हुई हैं उन बोलियों को विद्यालय और हमारे पाठ्यक्रम में स्थान देना चाहिए, सिलेबस में स्थान मिलना चाहिए। डिजिटल प्लेटफॉर्म पे इसका क्या होना चाहिए, प्रसार होना चाहिए। जैसे विभिन्न प्रकार डिजिटल प्लेटफॉर्म, वहां पे जो सामग्री निर्माण होता है या जो प्रचार किया जाता है उसमें हमें बोलियों का इस्तेमाल करना चाहिए। अब इसी में बात करें ओवरऑल, अगर हम बात करते हैं तो हिंदी भाषा के विकास में उसकी बोलियों का हमेशा अमूल्य योगदान रहा। यह बोलियां हिंदी को हमेशा समृद्ध बनाती है, बहुआयामी बनाती है और विविधतापूर्ण बनाती है। हिंदी और उसकी बोलियां जो है एक दूसरे के क्या होती है, पूरक होती है। अतः हमें हिंदी का संरक्षण के साथ साथ इन बोलियों को भी क्या करना है, प्रोत्साहन देना चाहिए और सम्मान देना आवश्यक है। यह न केवल हमारी भाषा को समृद्ध बनाती है बल्कि हमारी जो सांस्कृतिक धरोहर है उसको भी ये हमेशा संरक्षित रखती है। तो ये वाला आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन 15 नंबर में पूछा जाएगा, तो भी स्टार मार्क कर लीजिएगा, परीक्षा में आएगा ये आपसे बच्चों का ये सवाल है भाषा और बोली के अंतर को स्पष्ट करें। भाषा हमारे पास लैंग्वेज और बोली हमारे पास डेलिकेट, ये सब कह सकते हैं। इसके बीच में आपको अंतर बताना है कि क्या अंतर होता है, यही जानते हैं। सबसे पहले आपको मालूम होगा कि भाषा क्या है, एक ऐसा माध्यम है जिसके रूप से या फिर जिसके माध्यम से हम अपने विचारों को क्या करते हैं, एक व्यक्ति से अनेक व्यक्ति तक या एक व्यक्ति से पूरे समाज तक पहुंचाने की कार्य करते हैं, ठीक है। और इसी भाषा में हम लोग, हिंदी भाषा एक हमारी प्रमुख भाषा है, अंग्रेजी एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा हो सकती है। इसका मानकीकरण यानी स्टैंडर्डाइजेशन जो होता है हमारे पास एक व्यापक रूप होता है। इसके माध्यम से हम व्याकरण, शब्दावली और उच्चारण के जो नियम होते हैं, स्पष्ट जो नियम होते हैं उनको फॉलो करते हैं, जिन लोग स्वीकार भी करते हैं। जैसे हिंदी भाषा जो है इसका व्याकरणिक संरचना पूरे देश में एक जैसा है, मतलब हिंदी भाषा का जो व्याकरण का रूप है वो पूरे देश में एक जैसा। ये नहीं कि भैया आप कहीं और चल जाओ तो बदल, नहीं बदलेगा। लिपि मतलब होता है स्क्रिप्ट, ठीक है। आपको क्या है, देखिए कोई भी भाषा लिखने के लिए उसके लिए कुछ लिपि का आवश्यकता है। लिपि मतलब विशेष चिन्ह होते हैं। जैसे हिंदी का देवनागरी आपने लिपि देखा होगा, अंग्रेजी का रोमन होता है, अनेक प्रकार की भाषाओं को अनेक देखिए लिपि होता है। जो हमारी संस्कृति और साहित्य के बारे में बात करें तो भाषा के माध्यम से लोग क्या करते हैं, साहित्य की रचना करते हैं और अपनी संस्कृति का क्या करते हैं, लगातार प्रचार प्रसार करते हैं। जैसे तुलसीदास जी की रामचरितमानस जो है वो हिंदी भाषा में लिखी गई है। ये था हिंदी के बारे में जानकारी। अब यहाँ पर बोली के बारे में बात करें। जब कोई भाषा किसी पार्टिकुलर यानी किसी क्षेत्र या स्थानीय जगह में बोला जाता है, छोटे भौगोलिक क्षेत्र में बोला जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, बोली बोलते हैं। यानी लोग अपने, जैसे इसको बोलने वाले लोग अपनी खास पहचान बनाते हैं। जैसे अगर आप बिहार में जाइएगा तो बिहार में कुछ जगहों पे आपको भोजपुरी बोला जाएगा, आपको मगधी बोला जाएगा यहाँ पर। जैसे आप झारखंड में आइए तो खोट्टा बोला जाएगा आपको। तो हिंदी भाषा की बोलियां जो होती है वो भोजपुरी होती है, ब्रज भाषा हो सकती है, बहुत उदाहरण है हमारे पास यहाँ पर। अब हम स्थानीयता बात करें तो मतलब ये क्या होता है, एक किसी सीमित क्षेत्र तक ही ये सीमित रह पाता है और इसका जो स्वरूप है भाषा की तुलना में बहुत अधिक सरल होता है। जैसे उत्तर प्रदेश में भोजपुरी अवधि बोली जाती है, राजस्थान जाइएगा तो मारवाड़ी बोला जाएगा। अब क्या है, लिपि का अभाव इसमें होता है। मतलब ज्यादातर बोलियां जो होती है आप केवल मौखिक रूप से उसका उपयोग करते हैं, लेकिन लिखने के लिए इसका कोई लिपि नहीं होता, इसलिए सबसे ज्यादा दिक्कत है। जैसे अगर बात करते हैं उदाहरण के रूप में, जैसे भोजपुरी में साहित्य बहुत कम है, लेकिन इसे लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, देवनागरी लिपि का इस्तेमाल करना पड़ता है। ये बेसिक अंतर है। अब देखिए अंतर दोनों में क्या है, मुख्य अंतर को उदाहरण से हम लोग समझते हैं। जैसे हिंदी भाषा हो गया और ब्रज भाषा एक बोली है। हिंदी पूरे भारत में समझी जाती है और उसका उच्चारण भी हो पाता है। इसका साहित्यिक, आधिकारिक और सांस्कृतिक एक महत्व है। लेकिन जो ब्रज भाषा है वो उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र में बोली जाती है और कृष्ण भक्ति के गीतों में इसका खास योगदान रहा है सबसे ज्यादा। अगर हम लोग बात करें अंग्रेजी भाषा और स्कॉटिश मतलब एक बोली हो गया। अंग्रेजी तो पूरे देश में बोली जाती है, पूरी दुनिया में बोली जाती है और मानकीकृत है। लेकिन जो स्कॉटिश लैंग्वेज हो गया वो अंग्रेज का एक क्षेत्र है जो बेसिकली स्कॉटलैंड में ही बोला जाता है, यह प्रचलित रहता है हमारे पास। तो भाषा का उपयोग जो होता है वो व्यापक होता है, जबकि बोली का उपयोग जो होता है एक लिमिट क्षेत्र तक होता है। भाषा का हम लिखित और साहित्यिक रूप होता है, जबकि बोलियां जो होती है वो अक्सर क्या होती है, मौखिक रूप से सबसे मतलब मुंह से सबसे ज्यादा प्रचलित होती है। तो भाषा और बोली दोनों एक दूसरे का पूरक है, मतलब दोनों एक दूसरे से जुड़ी है, लेकिन दोनों हमारे समाज और संस्कृति को जोड़ने में क्या करते हैं, एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सवाल है कि साहित्य में भाषा के योगदान पर प्रकाश डाले। साहित्य का भाषा में क्या योगदान है बताने चले, चलिए जानते हैं।
साहित्य और भाषा का जो संबंध है वो अत्यंत ही घनिष्ठ है, मतलब बहुत ही ज्यादा जुड़ा हुआ है और गहरा है। साहित्य भाषा के माध्यम से क्या होता है, व्यक्त होता है। साहित्य को अगर आपको यहाँ पर व्यक्त करना है तो भाषा का आवश्यकता पड़ेगा। और भाषा क्या करती है, जो साहित्य होता है वो अभिव्यक्ति का माध्यम प्रदान करती है। साहित्य में भाषा का जो योगदान रहता है उसको आप इन प्रकार से समझ सकते हैं। जैसे पहला बताया गया कि अगर आपको साहित्य को अभिव्यक्त करना है, उसके लिए अभिव्यक्ति का जो माध्यम होता है वो होता है भाषा। भाषा क्या करती है, जो साहित्यिक हमारी कृतियां होगी उनको संप्रेषित मतलब होता है कम्युनिकेट करने के लिए हमें क्या होता है, एक इसका मुख्य साधन होता है। लेखक अपनी जो कल्पनाएं हो गई, अपनी जो भावनाएं हो गई या जो विचार हो गए, उसको समझाने के लिए या बोलने के लिए आपको भाषा के माध्यम में शब्दों में ढालता है। जैसे कबीर की जो सखियां हो गई या उनमें सरल और सजीव भाषा का यहाँ प्रयोग हुआ है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस का निर्माण किया, उसमें अवधि भाषा का उपयोग किया है जो लोगों के दिल तक को छू जाती है अच्छे से। अगला बात करें हम लोग तो ये हमारी संस्कृति और जो परंपरा है उनका संरक्षण करती है। साहित्य के माध्यम से हमारी जो भाषा है वो किसी भी समाज की संस्कृति परंपरा हो गए, हमारे रीति रिवाज हो गए और जो हमारी ऐतिहासिक घटनाओं को ये क्या करती है, संरक्षित करती है। अगर हम उदाहरण के तौर पर बात करें तो ये संस्कृत साहित्य महाभारत हो गए, जैसे रामायण हो गए, में भारतीय परंपरा और हमारे मूल्यों का क्या अद्भुत यहाँ चित्रण किया जाता है। हमारे हिंदी साहित्य में जो प्रेमचंद जी की कहानियां पढ़ते हैं उनमें ग्रामीण हमारे भारत की जो सच्चाई है उसको यहाँ पर उन्होंने बताया अपने इसमें। अगर हम बात करें भावनाओं और विचारों का अभिव्यक्ति के रूप में, तो भाषा के माध्यम से जो साहित्यकार होता है उसकी जो आंतरिक जो भी भावनाएं हो गए, जो विचार हो गए और जो चिंतन हो गए, उनको वो प्रभावी ढंग से क्या कर पाता, व्यक्त करता है। जैसे आपने महादेवी वर्मा का नाम सुना होगा। हिंदी काव्य में उनकी जो करुणा है और उनकी जो संवेदना है वो अपने कोमल भाषा से क्या करती है, इसे अभिव्यक्त करती है। जयशंकर प्रसाद जी की जो कविताएं हैं, कविताएं जो हैं, उनके माध्यम से, भाषा के माध्यम से वो दार्शनिक और क्या होता है, आध्यात्मिक झलकती है। अगला है विभिन्न विधाओं का यहाँ पर विकास हुआ है। जैसे अगर बात करें तो भाषा जो है साहित्य की विभिन्न विधाओं, जैसे कविता है, कहानी है, उपन्यास हो गया, नाटक हो गया, निबंध आदि के विकास में सहायक रही। जैसे उदाहरण के तौर पर बात करें तो हिंदी भाषा में जो कहानी है या विधा के जो जनक है वो मुंशी प्रेमचंद है। अंग्रेजी भाषा में आपने विलियम शेक्सपियर का नाम सुना होगा, जो नाटकों को उच्चतम शिखर पर उन्होंने पहुंचाया है। अगला पॉइंट नंबर 5 के बाद बात करें तो हमारा जो सामाजिक और जो राजनीतिक बदलाव का ये माध्यम होता है। जैसे साहित्य भाषा के माध्यम से जो हमारा समाज है वो लगातार बदलाव लाने का यहाँ पर कार्य करता है। जैसे उदाहरण के तौर पर बात करें तो हमारे भारत के स्वतंत्रता संग्राम में हिंदी साहित्य ने क्या किया, जागरूकता यहाँ पर फैलाई है। जैसे भारतेंदु हरिश्चंद्र की जो कृतियां है वो समाज सुधार और राष्ट्रवाद का यहाँ पर संदेश हमें प्रदान करती है। अब भाषा के सौंदर्य के विकास की बात करें तो साहित्य में भाषा का जो उपयोग हुआ है वो कलात्मक, बहुत ही क्रिएटिव तरीके से हुआ है, जिसमें हमारे भाषा में अलंकार, रस, छंद और शैली का यहाँ लगातार क्या होता है, विकास हुआ है। उदाहरण के तौर पर बात करें तो सूरदास जी के जो ब्रज भाषाओं में कविताओं में प्रेम और भक्ति रस का यहाँ पर अद्वितीय यहाँ पर संयोजन है। कालिदास जी ने अपने कृतियों में क्या किया है, जो संस्कृत भाषा का अद्वितीय यहाँ सौंदर्य देखने को मिलता है। अब देखिए नई शब्दावली और विचारों का यहाँ पर निर्माण हुआ है। साहित्य के माध्यम से भाषा में जो नए शब्द हो गए, भाव हो गए और विचार से ही जुड़ते हैं, जिससे हमारा भाषा का क्या होता है, विकास होता है। अगर उदाहरण के तौर पर बात करें तो हिंदी साहित्य में प्रेमचंद जी ने क्या किया, ग्रामीण जीवन और समस्याओं के लिए एक नई शब्दावली का उन्होंने क्या किया, प्रयोग किया। आधुनिक कवियों ने जो नई व्यंजना और प्रतीकों का यहाँ पर क्या किया, विकास किया। शिक्षा और जागरूकता का यहाँ पर प्रचार प्रसार भी हुआ है। जैसे बात करें भाषा साहित्य के माध्यम से शिक्षा और जागरूकता फैलाई जाती है। जैसे बाल साहित्य में आपने सरल भाषा का उपयोग देखा होगा और उनके जो नैतिक मूल्य, जो शिक्षा का प्रसार लगातार यहाँ होते रहता है। ठीक है, जैसे आपने पंचतंत्र कहानी सुनी होगी तो उनमें शिक्षा और नैतिकता का यहाँ पर आदर्श ये उदाहरण देखने को मिलता है। भाषाओं का परस्पर क्या होता है, आदान प्रदान भी होता है यहाँ पर। जैसे बताया गया यहाँ पर साहित्य के माध्यम से एक भाषा जो है दूसरी भाषा को क्या करती है, समृद्ध बनाती है। जैसे हमने संस्कृत के देखिए बहुत सारे ग्रंथों का अनुवाद जो देखा है वो विभिन्न भाषाओं में देखा है। जैसे अगर बात करें शेक्सपियर की रचनाओं का अनुवाद जो है वो आपने हिंदी में देखा होगा, जिसने हिंदी साहित्य ने बेसिकली क्या किया, अंग्रेजी साहित्य के विचारों को क्या किया, आत्मसात यानी अपना लिया। अगर हम बात करें राष्ट्रीय और इसने अंतर्राष्ट्रीय पहचान भी बनाई है। साहित्य के माध्यम से जो भाषा है उसको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिलती है। जैसे गीता ने संस्कृत भाषा को क्या किया, एक वैश्विक पहचान दिलाई है। रविन्द्रनाथ टैगोर जी की जो कृति है उसने बंगाली भाषा को क्या किया, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध किया है। अब यहाँ पर हम ओवरऑल बात करें तो भाषा जो है हमारे साहित्य की आत्मा है, इसके बिना कार्य नहीं हो सकता। और साहित्य भाषा ने अभिव्यक्ति का क्या एक श्रेष्ठ माध्यम है। साहित्य में भाषा न केवल विचार और भावनाओं को व्यक्त करती है
बल्कि ये समाज, संस्कृति और इतिहास को भी क्या करती है, संरक्षित करने वाली जो हमारे आने वाली पीढ़ी है उसके लिए एक अमूल्य धरोहर के रूप में प्रस्तुत करती है। इसलिए साहित्य और भाषा एक दूसरे से पूरक है, दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते और दोनों के बिना हमारी संस्कृति और सभ्यता का जो अस्तित्व है वो अधूरा है, या फिर कह सकते हैं ये प्रभावपूर्ण नहीं होता है। इसलिए दोनों एक दूसरे के पूरक है, दोनों के बिना एक दूसरे का कार्य नहीं चल सकता। तो ये सवाल भी हमारा कंप्लीट होता है।